अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आज़म एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन। आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर 3 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड जो कि है रिकग्नाइज्ड एजेंट्स एंड प्लीडर्स के बारे में। अब ये क्या है, शुरू करते हैं इसका। रूल 1 वो क्या कहता है जी? अपीयरेंस एक्सेट्रा मे बी इन पर्सन बाय रिकग्नाइज्ड एजेंट और बाय प्लीडर। तो शुरू में जो रूल 1 है वो हमें बता देता है कि अपीयरेंस जो है वो किस तरीके से हो सकती है। जो कोर्ट में अपीयर होना है वो पार्टीज़ जो है वो इन पर्सन भी हो सकती हैं, अपने किसी रिकग्नाइज्ड एजेंट के ज़रिए से भी हो सकती हैं, और वो जो है प्लीडर के ज़रिए से भी जो उनकी अपीयरेंस है पार्टीज़ की वो हो सकती है। तो पढ़ते हैं रूल 1। एनी अपीयरेंस, एप्लीकेशन और एक्ट। यहाँ पे अब तीन चीज़ें हो गई हैं कि रूल 1 कहता है कि कोई अपीयरेंस है कोर्ट में, कोई एप्लीकेशन देनी है या कोई एक्ट करना है इन और टू एनी कोर्ट रिक्वायर्ड or authorized by law to be made or done by a party in such court may except where otherwise expressly provided by any law for the time being in force be made or done by the party in person or by his recognized agent or by pleader। अब रूल 1 जो है वो कहता है कि अगर किसी पार्टी ने जो है कोर्ट में अपीयर होना है या कोई एप्लीकेशन देनी है या कोई एक्ट करना है जो कि उसका अथोराइज किया है लॉ ने, या वो लॉ जो है वो रिक्वायर्ड करता है उसकी अपीयरेंस, एप्लीकेशन या कोई एक्ट, तो वो जो पार्टी है वो इन पर्सन भी पेश हो सकती है। वो अपने रिकग्नाइज जो उसका एजेंट उसने अपना जो है जिसको मुंतखब किया है जिस पर्सन को, उनके ज़रिए से भी वो अपीयर हो सकती हैं, और जो है प्लीडर उसके ज़रिए से भी अपीयर वो हो सकती है। अब आगे इसका प्रोवाइजो है वो क्या कहता है? प्रोवाइडेड दैट एनी सच अपीयरेंस शैल इफ़ द कोर्ट सो डायरेक्ट बी मेड बाय द पार्टी इन पर्सन। लेकिन अगर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है जहाँ पे कोर्ट ने जो है उन पार्टीज़ को इन पर्सन जो है वो पेश होने का ऑर्डर किया है या उनको रिक्वायर किया है लॉ ने इन पर्सन जहाँ पे पेश होना है, तो फिर वो जो है उनको इन पर्सन ही पेश होना पड़ेगा। वो अपने किसी एजेंट के थ्रू जो है वो पेश पेश नहीं हो सकती अदालत में। अब इसका जो है रूल 2 वो क्या कहता है जी? वो है रिकग्नाइज्ड एजेंट्स के बारे में। अब जो रूल 2 है वो हमें बताता है कि जो रिकग्नाइज्ड एजेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, वो कौन लोग हैं जो रिकग्नाइज्ड एजेंट्स हो सकते हैं। तो पढ़ते हैं, रूल 2 कहता है दी रिकग्नाइज्ड एजेंट्स ऑफ द पार्टी बाय होम सच अपीयरेंस, एप्लीकेशन और एक्ट मे बी मेड और डन। कि रिकग्नाइज्ड वो एजेंट्स हो सकते हैं जिनके ज़रिए से अपीयरेंस, एप्लीकेशन या कोई एक्ट पार्टी करती है। वो कौन कौन से लोग होते हैं? तो पढ़ते हैं, इसकी क्लॉज ये है, वो कहती है अ पर्सन होल्डिंग पावर्स ऑफ अटॉर्नी अथोराइज देम टू मेक एंड डू सच अपीयरेंस, एप्लीकेशन एंड एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ सच पार्टी। कि ऐसे लोग या कोई ऐसा पर्सन जिसको पार्टीज़ की तरफ से अथोराइज किया गया है, पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी गई है कि वो पर्सन या वो लोग जो है इस पार्टी की तरफ से पेश होंगे, तो वो लोग भी रिकग्नाइज्ड एजेंट्स के उनको जो है वो समझा जाएगा, वो रिकग्नाइज्ड एजेंट्स होंगे पार्टीज़ के। अब इसकी मिसाल ऐसे है कि अगर कोई केस है वो पार्टी ने कर दिया है, फ़ाइल कर दिया है, सूट फ़ाइल कर दिया है, लेकिन वो जो है जॉब के सिलसिले में आउट ऑफ कंट्री है वो बंदा जिसने केस फ़ाइल किया है, तो वो उस केस की पैरवी तो नहीं कर सकता। अब वो क्या करेगा? वो अपने किसी फैमिली मेम्बर को, बेटे को, भाई को, या कोई और कोई भी बंदा जिससे उसकी कोई है दोस्ती है, या कोई बंदा जो उसका कोई मुलाजिम है, उसको पावर ऑफ अटॉर्नी देगा स्पेशल, या या स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी होगी, या मुख्तार ख़ास होगा, या मुख्तार आम होगा, या जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी होगी, या स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी होगी। तो वो जो है वो उस बंदे को पावर ऑफ अटॉर्नी दे देगा, तो फिर वो बंदा जो है वो रिकग्नाइज्ड एजेंट के तौर पे उस मुकदमे की जो है वो पैरवी करेगा। इसकी क्लॉज बी है, वो क्या कहती है? persons carrying on trade or business for and in the name of the parties not resident within the local limits of the jurisdiction of the code within which limits the appearance, application or act is made or done in matters connected with such trade or business only where no other agent is expressly authorized to make and do such appearance, application and acts। अब बी क्लॉज जो है वो हमें बताती है कि ऐसा बंदा
जो किसी पार्टीज़ के साथ ट्रेड या बिज़नेस कर रहा है या उनके नाम पे कोई ट्रेड या बिज़नेस कर रहा है, और वो जो पार्टी है वो उस कोर्ट की, जिस कोर्ट में जो है वो केस चल रहा है, उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में नहीं रहती, और उस पार्टी ने जो है कोई अपना जो रिकग्नाइज्ड एजेंट है उसको एक्सप्रेसली तौर पे अथोराइज़ नहीं किया हुआ, किसी मखसूस बंदे को अथोराइज़ नहीं किया हुआ उस केस की पैरवी के लिए, तो फिर जो बंदा उनके साथ ट्रेड कर रहा है, बिज़नेस कर रहा है, या उनके नाम पे कर रहा है, या उनका कोई मैनेजर है, मुलाजिम है, तो उस उसको भी वो जो है उनका एजेंट ही समझा जाएगा। जो भी उनका प्रोसेस होगा सर्विंग का, या जो भी मामलात होंगे, कोई नोटिस वगैरह भेजना है तो फिर उस बंदे को भेजा जाएगा, या फिर वो बंदा जो है उस पार्टी की तरफ से कोई एप्लीकेशन अगर देनी है तो वो बंदा एजेंट के तौर पे एप्लीकेशन दे सकता है, एक्ट कर सकता है और अपीयर हो सकता है। अब आगे इसकी जो है रूल 3 है, वो क्या कहता है, सर्विस ऑफ प्रोसेस ऑन रिकग्नाइज्ड एजेंट। ये कहता है जी, रूल 3 का सबसेक्शन 1 जो है वो कहता है, प्रोसेस सर्व्ड ऑन द रिकग्नाइज्ड एजेंट ऑफ अ पार्टी शैल बी एज इफेक्चुअल एज इफ द सेम हैड बीन सर्व्ड ऑन द इन पर्सन अनलेस द कोड अदरवाइज डायरेक्ट। रूल 3 सब रूल 1 कहता है कि जो भी नोटिस वगैरह सर्व होंगे रिकग्नाइज्ड एजेंट पे, पार्टी के एजेंट के ऊपर, तो वो ऐसे ही समझा जाएगा जैसे कि वो पार्टीज़ पे इन पर्सन सर्व हो चुके हैं। अब आगे जो है इसका सब रूल 2 है, वो क्या कहता है, द प्रोविजंस फॉर द सर्विस ऑफ प्रोसेस ऑन अ पार्टी टू सूट शैल अप्लाई टू द सर्विस ऑफ प्रोसेस ऑन हिज रिकग्नाइज्ड एजेंट। कि जो सर्विंग का प्रोसेस पार्टी पे जो इख्तियार करना है, वही जो उसका प्रोसेस है वो रिकग्नाइज एजेंट पे जो है वो अप्लाई होगा। सिंपल सी बात कर दी यहाँ पे उन्होंने। आगे जो है इसका रूल 4 है, वो क्या कहता है, अपॉइंटमेंट ऑफ प्लीडर। अब जो प्लीडर है उसकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी, जो वकील साहब हैं उनको अपॉइंट कैसे किया जाएगा। ये क्या कहता है जी, रूल 4 इसका सब रूल 1 ये कहता है, नो प्लीडर शैल एक्ट फॉर एनी पर्सन। कोई भी प्लीडर जो है वो किसी पर्सन के लिए एक्ट नहीं कर सकता, अपीयर नहीं हो सकता। कब तक, अनलेस ही हैज़ बीन अपॉइंटेड फॉर द पर्पस बाय सच अ डॉक्यूमेंट इन राइटिंग signed by such person or by his agent or by some other person duly authorized by power of attorney to make such appointment। जो रूल 4 सब रूल 1 जो है वो कहता है कि कोई भी जो प्लीडर है वो किसी शख्स की अपीयरेंस के लिए जो है वो काम नहीं कर सकता, कोई एक्ट नहीं कर सकता, किसी शख्स की जो है उसकी जगह पे, उसके बिहाफ पे जो है कोर्ट में अपीयर नहीं हो सकता तब तक, जब तक कि वो जो है उसको अथोराइज़ ना करे, वो पार्टी जो है उसको ड्यूली अपॉइंट ना करे, या जो डॉक्यूमेंट इन राइटिंग जो है वो उस पर साइन ना करे। ये असल में यहाँ पे वकालतनामे की बात हो रही है कि जो वकालतनामा होता है, जब किसी वकील साहब को अपॉइंट करना होता है तो फिर उस वकालतनामे पे पार्टीज़ के नाम होते हैं, उसको उनको साइन किया जाता है, और फिर उसके बाद जो है वो आगे प्रोसेस होता है। आगे इसका सब रूल 2 है, वो क्या कहता है, पढ़ते हैं जी। सब रूल 2 कहता है, एवरी सच अपॉइंटमेंट शैल बी फाइल्ड इन अ कोर्ट and shall be deemed to be in force until determined with the leave of the court by a writing signed by the client or by the pleader as the case may be, and filed in court, or until the client or the pleader dies, or until all proceedings in the suit are ended so far as regard the client। अब सब रूल 2 कहता है कि जो है आपका वकालतनामा, जो डॉक्यूमेंट आपने प्लीडर को अपॉइंट करने के लिए साइन किया, उसको कोर्ट में फ़ाइल करना है। जब भी हम कोई सूट फाइल करते हैं तो उसके साथ जो वकालतनामा है उसको साइन करके जो है डॉक्यूमेंट्स होते हैं सूट के, उन्हीं के साथ जो है कोर्ट में फ़ाइल किया जाता है। और आगे क्या कहता है, शैल बी डीम टू बी इन फोर्स अनटिल, ये जो वकालतनामा है इसको इन फोर्स ही समझा जाएगा तब तक जब तक कि ये इसको जो है विड्रॉ नहीं किया जाता, कोर्ट से लीव लेने के बाद विड्रॉ नहीं करते, तब तक वो जो है वकालतनामा उसको इन्फोर्स ही समझा जाएगा। और या
अगर जो है वकील साहब जो हैं उनकी वफ़ात हो जाती है या क्लाइंट की वफ़ात हो जाती है, तब ये जो है ये इसका इसका ऑपरेशन जो है इस वकालतनामे का वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों फ्री कैन जो वकील साहब हैं या जो पार्टी है वो अलाइव हैं और प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, तो जब तक ये किसी केस की प्रोसीडिंग्स ख़त्म नहीं होती, वो डिसाइड नहीं होता, तो तब तक जो है फिर वकालतनामा जो इन्फोर्स ही होगा। ऐसा नहीं है कि अगर सूट फाइल किया है तो तब वकालतनामा दे दिया है, अब एप्लीकेशन देनी है तो फिर से साथ में एक नया वकालतनामा देना है, या कोई और चीज़ कोई डॉक्यूमेंट लेना है तो फिर साथ नया वकालतनामा। ऐसा नहीं, एक दफ़ा जब वकालतनामा दे दिया है तब फिर वो उसको इन्फोर्स ही समझा जाएगा अनटिल जब तक के जो केस की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो चल रही हैं, जब तक केस एंड नहीं होता, केस डिसाइड नहीं होता, तब तक जो है वो एक दफ़ा ही जब वकालतनामा दे दिया तो उसको जो है इन्फोर्स समझा जाएगा, दोबारा बार बार वकालतनामा देने की ज़रूरत नहीं है। आगे क्या है? आगे जो है इसका सब रूल 3 है, वो क्या कहता है? फॉर द पर्पज ऑफ सब रूल 2, एन एप्लीकेशन फॉर रिव्यू ऑफ जजमेंट, एन एप्लीकेशन under section 144 under section 152 of this code, and appeal from any degree or order in any suit, and any application or act for the purpose of obtaining of documents or returning of document produced or filed in a court, or of obtaining refund of money paid into the court in connection with the suit, shall be deemed to be in proceedings in the suit. अब सब रूल 2 है, वो कहता है कि जब एक ही दफ़ा वकालतनामा दे दिया है किसी एक सूट में, वकील साहब ने अपना वकालतनामा दे दिया, पार्टीज़ ने उनको उसको साइन कर दिया और उसको कोर्ट में फ़ाइल कर दिया। अब जो ट्रायल कोर्ट है वहाँ से जो है सूट जो है वो डिसाइड हो गया। अब अगर आगे रिव्यू में जाना है आपने, या आपने अपील में जाना है, या 144 की एप्लीकेशन देनी है, या फिर 152 सेक्शन सीपीसी की एप्लीकेशन देनी है, या आपने कोई कॉपीज़ लेनी है, या आपने वहाँ पे कोई जो मनी है, कोई पैसे हैं वो रिफ़ंड करवाने हैं, तो हब हर दफ़ा जो है वो नया वकालतनामा देने की ज़रूरत नहीं है। वो जो सेम केस अगर चल रहा है उसमें सेम वकील साहब आपने अपॉइंट किए हुए हैं, शुरू से लेकर एंड तक एक ही वकील साहब हैं, तो फिर नया वकालतनामा देने की ज़रूरत नहीं है। ये तमाम तर जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, या अपील में जाना है, रिव्यू में जाना है, या कोई पैसे हैं वो रिफ़ंड करवाने हैं, तो इसको एक ही प्रोसीडिंग समझा जाएगा। वो जो शुरू में आपने एक वकालतनामा दिया था वही काफ़ी है, दोबारा वकालतनामा देने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका सब रूल 4 है, वो क्या कहता है? दी हाई कोर्ट में बाय जनरल ऑर्डर डायरेक्ट दैट वेयर द पर्सन बाय whom a pleader is appointed is unable to write his name, his mark upon the document appointing the pleader shall be attested by such person and in such manner as may be specified by the order। कि हाई कोर्ट जो है वो जनरल ऑर्डर के ज़रिए से किसी बंदे को जो है वो डायरेक्ट कर सकती है कि अगर किसी बंदे ने किसी प्लीडर को अपॉइंट किया है और उसने उस वक्त जो है अपना नाम वहाँ पे नहीं लिखा, उसको अटेस्ट नहीं किया उस डॉक्यूमेंट को, तो हाई कोर्ट जो है वो अपने जनरल ऑर्डर के ज़रिए से उस बंदे को जो है वो डायरेक्ट कर सकती है कि इसको जो ये जो डॉक्यूमेंट है वकालतनामा है इसको अटेस्ट करे, या फिर वो उस तरीके से जो है वो हाई कोर्ट डायरेक्ट कर सकती है जिस तरह वो मुनासिब समझे। आगे जो है इसका सब रूल 5 है, वो क्या है? नो प्लीडर हु हैज़ बीन एंगेज फॉर द पर्पज ऑफ प्लीडिंग ओनली शैल प्लीड ऑन बिहाफ ऑफ एनी पार्टी। कि अगर किसी प्लीडर को, अगर किसी वकील साहब को सिर्फ जो है वो प्लीडिंग के लिए ही अपॉइंट किया गया है कि आपने दावा या जवाब दावा देना है, तो फिर जो है वो वकील साहब बाकी प्रोसीडिंग्स दरमियान जो बाकी प्रोसीडिंग्स जो हैं उनको वो वॉच नहीं कर सकते, बाकी प्रोसीडिंग के चलते हुए वो पेश नहीं हो सकते। कब? अनलेस, तब तक ही हैज़ फाइल्ड इन कोर्ट अ मेमोरेंडम ऑफ अपीयरेंस साइंड बाय हिम एंड स्टेटिंग। अगर उन्होंने बाकी प्रोसीडिंग्स जो है उनको भी डील करना है, तो फिर उनको जो है मेमोरेंडम ऑफ अपीयरेंस कोर्ट में देनी पड़ेगी, जो कि उनसे भी साइन किया, जो कि जिस पर वकील साहब के भी साइन होंगे, उस प्लीडर के भी साइन होंगे। तो और उसमें क्या क्या लिखा होगा? द नेम्स ऑफ द पार्टी टू सूट, पार्टीज़ जो सूट में पार्टीज़ हैं उनका नेम लिखा होगा, नाम लिखा होगा, नेम ऑफ द पार्टी बाय फॉर होम ही अपीयर्स, उस पार्टी का नाम लिखा होगा जिसकी तरफ से वो अपीयर हो रहे हैं, द नेम ऑफ द पर्सन बाय whom ही इज़ अथोराइज टू अपीयर, और उस बंदे का नाम लिखा होगा जिसकी तरफ से वो प्लीडर या वो वकील साहब जो हैं
जिनको पॉइंट जिसकी तरफ से उन वकील साहब को अपॉइंट किया गया उस बंदे का भी नाम लिखा होगा। आगे प्रोवाइजो है, ये क्या कहता है, प्रोवाइडेड दैट nothing in this sub rule shall apply to any pleader engaged to plead on behalf of any party by any other pleader who has been duly appointed to act in court on behalf of such person। कि अगर एक प्लीडर जो है, एक वकील साहब हैं, उनको एक पार्टी ने ड्यूली अपॉइंट किया है किसी केस की प्रोसीडिंग्स के लिए, तो अगर वो आगे किसी वकील साहब को जो है वो अथोराइज़ करते हैं कि आप मेरे बिहाफ पे पेश हो जाएं, तो फिर वो जो जिन 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 वकील साहब को आगे उन्होंने अथोराइज़ किया है या डायरेक्ट किया है कि आप मेरे बिहाफ पे पेश हो जाएं, अपीयर हो जाएं कोर्ट में इस केस में, तो फिर उन वकील साहब को जो है वो वकालतनामा देने की ज़रूरत नहीं है। ये असल में ये जो जूनियर वकील होते हैं, वकील साहबान जो नए होते हैं, तो उनकी तरफ से है कि अक्सर औकात देखा गया है कि जो कोर्ट्स में हैं, जो कोर्ट्स में जूनियर्स जो वकील होते हैं वो अपने सीनियर्स के बिहाफ पे पेश हो जाते हैं, तो उनको जो है अपना वकालतनामा देने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे चलते हैं जी, आगे क्या कहता है। आगे इसका रूल 5 है, वो कहता है सर्विस ऑफ प्रोसेस ऑन प्लीडर। प्लीडर के ऊपर जो है वो सर्विस कैसे होगी, एनी प्रोसेस सर्व्ड ऑन द प्लीडर ऑफ एनी पार्टी और लेफ्ट एट द ऑफिस और ऑर्डिनरी रेजिडेंस ऑफ सच प्लीडर। कि एंड जो प्रोसेस ऑफ सर्विंग है, अगर कोई नोटिस वगैरह है या कोर्ट की तरफ से कोई ऑर्डर है, अगर वो जो है प्लीडर के ऊपर कैसे, ये असल में जो रूल 5 है ये बताता है कि जो नोटिस वगैरह सर्व करने हैं वो हम किस, अगर प्लीडर पे होते हैं तो उसका क्या इफ़ेक्ट होगा, जब वकील साहब को डायरेक्ट भी जो है वो सर्व किए जा सकते हैं। तो पढ़ते हैं जी, एनी प्रोसेस सर्व्ड ऑन द प्लीडर, कोई भी ऐसा प्रोसेस जो नोटिस वगैरह है जो प्लीडर पे सर्व होता है ऑफ एनी पार्टी और लेफ़्ट एट द ऑफिस, अगर उन वकील साहब के ऑफिस पे लेफ़्ट कर दिया जाता है वो नोटिस वगैरह, अगर उनके ऑफिस में सर्व हो जाता है और ऑर्डिनरी रेजिडेंस ऑफ सच प्लीडर या उनकी जो रेजिडेंस हो वहाँ पे वो सर्व हो जाता है, एंड वेदर द सेम इज़ फॉर द पर्सनल अपीयरेंस ऑफ द पार्टी और नॉट शैल बी प्रिज्यूम टू बी ड्यूली कम्युनिकेटेड and made known to the party whom the pleader represent, and unless the court otherwise direct shall be as effectual for the all purposes as if the same had been given टू आर सर्व्ड ऑन द पार्टी इन पर्सन। यहाँ पे रूल 5 जो है ये सिंपल, यहाँ पे उन्होंने एक बात करती है कि अगर जो है कोई नोटिस वगैरह या कोर्ट की डायरेक्शन जो है वो वकील साहब पे सर्व होती है, उनके ऑफिस में सर्व कर दी जाती है या उनके रिहाइश गाह पे रेजिडेंस पे सर्व की जाती है, तो वो सेम एज इट इज़ ऐसे समझा जाएगा कि जैसे पार्टीज़ पे जो है वो सर्व हो गई है। अब आगे जो है इसका रूल 6 है, वो क्या कहता है जी, एजेंट टू एक्सेप्ट सर्विस। इसका सब रूल 1 पढ़ते हैं जी, बिसाइड्स दी रिकग्नाइज्ड एजेंट्स डिस्क्राइब इन रूल 2 एनी पर्सन रिजाइडिंग विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट मे बी अपॉइंटेड एन एजेंट टू एक्सेप्ट द सर्विस ऑफ प्रोसेस। कि ज़रूरी नहीं है कि वो जो रूल 2 में रिकग्नाइज्ड एजेंट्स बताए गए हैं तो वही जो है उनको ही हमने अपॉइंट करना है। कोई भी बंदा जो कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन के अंदर अंदर रहता है तो उस बंदे को भी जो है वो रिकग्नाइज्ड एजेंट के तौर पे जो है पार्टी उनको अथोराइज़ कर सकती है, एजेंट के तौर पे जो है उनको अपॉइंट कर सकती है। आगे इसका जो है सब रूल 2 है, वो क्या कहता है, अपॉइंटमेंट टू बी इन राइटिंग एंड टू बी फाइल्ड इन कोर्ट। Such appointment may be special or general and shall be made by an instrument in writing signed by the principal, and such instrument, or if the appointment is general, a certified copy thereof shall be filed in a court। जो रूल 6 है इसका सब रूल 2 कहता है कि जो अपॉइंटमेंट की है पार्टी ने उस एजेंट की, वो राइटिंग में होनी चाहिए और उसको जो है साइंड भी होना चाहिए, और उसके बाद वो जो है वो रिटन फॉर्म में वो कोर्ट में आपने फ़ाइल करनी है। ये असल में यहाँ पे जो पावर ऑफ अटॉर्नीज़ हैं उनकी बात हो रही है कि अगर आप किसी बंदे को मुख्तार ख़ास के तौर पे पैरवी के लिए
या कोई दावा फाइल करने के लिए किसी बंदे को आप अपॉइंट करते हैं, तो वो आपने एक प्रॉपर वे में जाके उसको रिटन फॉर्म में तहरीर करना है। उसके बाद जो प्रिंसिपल है, जो बंदा पार्टी जो है उसको अपॉइंट कर रही है, उसका साइन उसके साइन होंगे। जो जो डॉक्यूमेंट तैयार होगा पावर ऑफ अटॉर्नी का, उस पे जो प्रिंसिपल है उसके साइन होंगे। उसके बाद वो एजेंट के साइन होंगे, और उसको आप प्रॉपर वे में अटेस्टेड वगैरह करवा के उसको आप कोर्ट में फ़ाइल करेंगे। तो ये था जी हमारा ऑर्डर 3, जो कि है रिकग्नाइज्ड एजेंट के बारे में। कि आप जो हैं वो ज़रूरी नहीं है कि ये आपने इन पर्सन ही पेश होना है कोर्ट में। आप रिकग्नाइज्ड एजेंट के ज़रिए से भी अदालत में पेश हो सकते हैं। तो वो तरीक़ाकार मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियोज़ जो हैं वो अच्छी लग रही होंगी और आपको समझ आ रही होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।